हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन भी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। वीडियो में हम करेंगे साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आई आइकन पे मिलेगा। और बुक से हम कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट, इम्पॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस वीडियो में हम करेंगे 5th to 8th चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है, तो 5th चैप्टर में बात हुई थी सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। तो सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स दिए गए थे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि अगर आपके पास दो मिक्सचर है इस तरह का, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। इसीलिए ये प्रोसेसेस को जानना ज़रूरी है। पहला क्या है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब गाहना या फिर दवाई करना। इसमें क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं ग्रेन स्टॉक से, मतलब उसका जो हस्क होता है, जो उसका छिलका होता है ग्रेन का, उसको अलग करते हैं हम थ्रेसिंग के द्वारा। ठीक है, उसको कहते हैं दवाई करना। उसके बाद है विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है, उसाई करना या फिर फटकना। सेपरेटिंग हैवी एंड लाइट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, तो पता होगा आपको फटक कर हम कैसे उसका जो छिलका होता है या फिर उसमें जो ब्रैन होता है उसको अलग करते हैं। उसमें जो छोटे छोटे छिलके होते हैं उनको अलग करते हैं विंड के द्वारा या फिर ब्लोइंग एयर के द्वारा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विनोइंग। उसके बाद है सीविंग। सीविंग मतलब क्या होता है, चालना। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ये हम तरीका कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जिसमें अलग अलग साइजेस के पार्टिकल हों। ठीक है, एक कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, तो ऐसी चीज़ों को अलग करने के लिए हम सीविंग करते हैं, चालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके लिए सीव का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, अवसादन करना। इसमें क्या करते हैं, हम पानी के अंदर जब नीचे हैवी कंपोनेंट्स सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे कि पानी को साफ़ करने के लिए भी ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मतलब पानी को कुछ देर तक छोड़ देंगे, उसमें जो भी मिट्टी है, जो उसमें हैवी कंपोनेंट्स हैं, वो नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और होता है उसके बाद डीकैंटेशन। डीकैंटेशन मतलब, अब क्या है ये, डीकैंटेशन मतलब निस्तारण। व्हेन वाटर अलॉन्ग विद डस्ट इज़ रिमूव्ड ऑल्सो, यस, मतलब कि जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डस्ट, मतलब अगर वाटर के अंदर अगर डस्ट मिक्स हो गया और हम फिर उस पानी को निकाल दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं डीकैंटेशन या फिर निस्तारण। जैसे कि हम यूजुअली चावल साफ़ करने में करते हैं, चावल में पानी डाल देते हैं, फिर उसके अंदर जो भी डस्ट होता है, जो भी डर्ट होता है, वो पानी के साथ हम उसको निकाल देते हैं, तो इसी को कहते हैं डीकैंटेशन। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या, छानना। ये कब करते हैं हम, जब हम पानी में जब इनसोल्यूबल सॉलिड होता है, तब हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, जैसे कि चाय छानने में किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। जब पानी उसके वाष्प में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। जब पानी को गर्म करते हैं और वो भाप के रूप में जब उड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। और इससे क्या होता है, इससे हम कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। जब सॉलिड कोई चीज़ अगर डिज़ोल्व है पानी में, जैसे कि नमक को हमने मिला दिया पानी में, तो अगर हमें नमक को अलग करना है उससे, तो क्या करेंगे, इवापोरेट करेंगे और उससे पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पर एक टर्म है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड मतलब वो होता है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जो मिक्स नहीं होते उसे कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम डीकैंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी में हमने तेल डाल दिया, ठीक है, दोनों लिक्विड है, दोनों को अलग करना है, तो क्या कर सकते हैं, डीकैंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या फिर संघनन। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर बदलता है वाटर में। ठीक है, पानी की जो भाप है वो बदल जाती है पानी में। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ऊपर जब भाप बनकर वो उड़ रहा है, उस पर हम ढक्कन रख दे, तो अंदर की तरफ
पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं इसे। अब यहाँ पे एक टर्म है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है जब हम पानी में या फिर किसी लिक्विड में कोई चीज़ डाल रहे हैं और एक ऐसा समय आता है कि फिर उसके बाद वो उसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त। ठीक है, तो व्हेन नो मोर सोल्यूट्स कैन बी डिजॉल्व्ड, जब हम पानी में कुछ भी डिजॉल्व नहीं कर सकते, सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेट हो जाना मतलब संतृप्त हो जाना। लोडिंग, लोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं दो अलग मिक्सचर को। किसका इस्तेमाल करके? फिटकरी का इस्तेमाल करके। फिटकरी को घुमा देते हैं और फिर उससे जो भी हैवी कंपोनेंट्स है वो नीचे सेटल हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। ठीक है, बुक में एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि एक पेंटिंग है द विनोवर्स पेंटिंग है। ये किसने पेंट की थी? गस्टाव कॉर्बेट ने 1853 में। ठीक है, तो इफ़ एनी केस इन कभी पूछे क्वेश्चन तो आपको पता रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू हीट। अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करें, गर्म करें, तो क्या होगा? एक्सपांशन होगा, उसमें क्या होगा? प्रसरण होगा, वो चीज़ फैलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन बीइंग कूल्ड, अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करें, ठंडा करने पर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसमें क्या होगा? संकुचन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये चैप्टर था रिलेटेड प्लांट्स से, नोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो फिर पहली चीज़ है क्या? यहाँ पर प्लांट्स के टाइप लिखे हैं। ठीक है, प्लांट्स किस किस तरीके से होते हैं, तो उसकी हाइट, उसका जो स्टेम है, उसका जो तना है और उसका ब्रांचेस के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है पेड़ों को। वो क्या है? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, शाख, झाड़ी और पेड़। ठीक है, तो शाख किसे कहेंगे? जिसके ग्रीन और टेंडर स्टेम्स हो, मतलब उसका जो तना हो वो हरा और नरम हो, मतलब कमज़ोर हो, उसे कहेंगे शाख। और उसका जो पेड़ है उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी और उसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है श्रब। श्रब किसे कहेंगे? जब उसका स्टेम हार्ड होगा, कठोर होगा, मगर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, और ब्रांचेस जो होंगे उसके वो एकदम नीचे होंगे, मतलब जो उसका जो तना है वहाँ से उसके ब्रांचेस निकलेंगे। ऐसे पेड़ों को झाड़ी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्री या फिर पेड़, जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और जो उसका तना होता है हार्ड भी होता है और थिक भी होता है, और ब्रांचेस कहाँ होते हैं? एकदम ऊपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो प्रकार और है, क्या है? क्रीपर्स या फिर विसर्पी लता। ठीक है, जो ऐसे पेड़ जिनके तने सीधे खड़े नहीं रहते बल्कि क्या करते हैं? स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पे, उनको कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, उनका जो तना है वो खड़ा नहीं रहता है, वो ज़मीन पर स्प्रेड होता है, उसे कहते हैं क्रीपर्स, जैसे कि पम्पकिन हो गया। ठीक है, क्लाइंबर्स उन्हें कहते हैं, या फिर आरोही लता, जो किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ लीव। ठीक है, पत्तियों का अंदर क्या संरचना होती है, क्या नाम होता है, वो है। ठीक है, तो ये तना है, और जहाँ पर वो तने से जुड़ा होता है, पत्ती जहाँ पर तने से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। और उसके बीच में जो ये सबसे मोटी वाली वेन होती है, जो सबसे मोटी वाली शिरा होती है, उसको क्या कहते हैं? मिडरिब या फिर मध्य शिरा कह सकते हैं। और उसके अंदर जो लाइंस होती हैं वो शिरा होती हैं, उसकी वेन्स होती हैं, और जो उसका किनारा होता है उसको पटल कहते हैं या फिर लैमिना। ठीक है, तो ये था लीफ। उसके बाद अब देखते हैं, अब जो लीफ वेनेशन है, लीफ वेनेशन मतलब शिरा का विन्यास जो है, जो पत्तियों में जो विन्यास होता है शिराओं का, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है रेटिकुलेट, जिसको हम कहते हैं जालिका रूपी, देख सकते हैं आप इमेज में, और पैरेलल हो सकता है। पैरेलल मतलब समांतर हो सकता है, मतलब शिराएं क्या है? सीधी सीधी हैं एकदम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के लीफ वेनेशन होते हैं। अब उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है?
पेड़ों में एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपनी पत्तियों से पानी मतलब बाहर निकालते हैं अपनी पत्तियों से। उसे ही क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय लीव्स। मतलब अगर आप प्लास्टिक बांध के रख दोगे पत्ती के ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद, घंटों बाद, कई घंटों बाद उसमें आपको पानी की बूंदें या वाष्प जैसा कुछ दिखेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसकी पत्तियां वाष्प निकाल रही हैं। उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है फोटोसिंथेसिस। सब जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसका मतलब होता है कि पेड़ जब भी फूड बनाए, खाना बनाए, किसका इस्तेमाल करके? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। जब प्रकाश का मतलब सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके जब पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फिर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल प्लांट में जो हरी चीज़ होती है जिसके कारण पेड़ों का रंग हरा होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो यहाँ पर रूट की बात हो रही है। रूट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट। टैप रूट का मतलब होता है जब, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मूली, ठीक है, तो मूली क्या है? एक उसमें एक मूली है और उसके छोटे छोटे जड़ हैं, ठीक है, तो जो मूली है वो क्या है? टैप रूट है, मूसला जड़ है, और उसमें जो छोटे छोटे जो जड़ दिखाई दे रही हैं वो लैटरल रूट्स है या फिर पार्श्व जड़ है। ठीक है, अब फाइब्रस रूट मतलब क्या होता है? फाइब्रस रूट मतलब जमीन के नीचे जब ऐसे रेशेदार जब जड़ होती है तो उसे कहते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम एंड सनफ्लावर आर ग्रुप्स ऑफ फ्लावर एंड नॉट अ सिंगल फ्लावर। ये चीज़ ध्यान रखें, मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम एंड सनफ्लावर, गेंदे का फूल और गुलदाउदी और सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, वो सिंगल फ्लावर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें ये। अब इसके बाद देखते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। हाँ, अगर हमें किसी पेड़ के बारे में पता लगाना है कि इसका रूट कैसा है तो हम सिर्फ उसकी पत्तियों को देख कर बता सकते हैं। अगर पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन है, अगर जालिका रूपी शिराविन्यास है तो उसकी जो जड़ें होंगी वो मूसला जड़ें होंगी। ठीक है, और अगर पैरेलल है, अगर समांतर शिराविन्यास है तो उसकी जो जड़ होगी वो फाइब्रस रूट होगी, रेशेदार जड़ होगी। ठीक है, जितने भी मोस्ट ऑफ प्लांट्स में ऐसा ही देखा गया है, कुछ एक्सेप्शन है पर इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूट्स वर्क एज एंकर एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो एंकर की तरह होती हैं, वो स्थिरक होती हैं, पेड़ों को एक जगह टिका कर रखती हैं और क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, सोखती हैं पानी और मिनरल्स, खनिज पदार्थों को जमीन से सोखती हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग क्या हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको इमेज में समझ आ रहा होगा, ये जो बाह्य दल आपको दिख रहा है सेपल, वो यूजुअली ग्रीन कलर में होता है और उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो दिख ही रही हैं, पेटल्स होते हैं, और उसमें जो बीच का भाग होता है वो क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? पिस्टल है, पिस्टल या फिर स्त्री केसर कह सकते हैं आप उसको। उसके दो भाग होते हैं, ऊपर का जो भाग होता है ये उसे कहते हैं स्टिग्मा, और नीचे का जो भाग होता है वो क्या होता है? ओवरी या फिर अंडाशय। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटे छोटे दिखते हैं ये क्या है? स्टेमन है या फिर पुंग केसर है। ठीक है, उसमें दो भाग हो सकते हैं, दो भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश, और उसके नीचे जो डंडी दिखाई दे रही है वो क्या है? फिलामेंट है, तंतु है। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर है 8th, बोन से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड है। तो पहला पॉइंट क्या है? जॉइंट, जॉइंट या फिर संधि, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? हम बेंड कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को या फिर रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि कितनी प्रकार की संधियां मोटे तौर पर हैं। मेनली 4 टाइप की जो जॉइंट्स हैं, क्या है वो? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि है, पाइवोटल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि अगर
हम किसी शरीर के भाग को इतना घुमा सकते हैं, तो उसमें किस प्रकार की संधि है, उसमें किस टाइप का जॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो सभी डायरेक्शन में घूमता है, सभी दिशाओं में घूमता है, 360 डिग्री पूरा घूमता है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है शरीर में, शोल्डर और जो हमारा हाथ है, ठीक है, हमारा जो कंधा और हमारा जो हाथ है वो जहाँ से जुड़ा है वहाँ पर होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थाइज में होता है, थाइज में कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पैर, हमारा जो धड़ है वहाँ उससे जुड़ा है, वहाँ पर होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और उसके बाद है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट या फिर धुराग्र संधि, ये क्या करती है, ये सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट मूव होती है, और ये हमारे शरीर में कहाँ है, सिर्फ कहाँ पर है, नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट है वहीं पर है। ठीक है, उसके बाद है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर होती है, नी और एल्बो में होती है मेनली, और भी जगह है, एंड वो कहाँ मूव होती है, बैक एंड फोर्थ मूव होती है, सिर्फ आगे और पीछे मूव होगी। ठीक है, उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि दरवाज़ा जहाँ पे दीवार से लगा होता है तो वो कैसे मूव होता है, उसी को कहते हैं हिंज। ठीक है, उसके बाद है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट मतलब वहाँ पर दो हड्डियाँ मिल तो रही हैं मगर वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, अचल संधि होती है वो। और कहाँ पर हो सकती है, ये जॉ में होती है। जैसे कि आप अपना सिर्फ नीचे का जो है जॉ वो मूव कर सकते हो, बाकी नहीं मूव होता है, ऊपर वाला जॉ मूव नहीं होता है, मतलब वहाँ पर कौन सा जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक है, और या फिर शोल्डर बोन ले लो, रिप्स ले लो, ये सब मूव नहीं होते हैं। अब देखते हैं क्या, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो हमारे हड्डियों का जो ढांचा है उसे क्या कहते हैं, स्केलेटन या फिर कंकाल। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्मॉल बोन्स इन फिंगर, हमारी जो उंगलियों में स्मॉल बोन्स होता है उसे क्या कहते हैं, कार्पल्स। और जो हमारा जो पंजा है, जो हमारा पाम है, उसमें जो बोन्स है उसे क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। ठीक है, उसके बाद है रिब केज। रिब केज कह लो या फिर पसली पिंजर कह लो। ठीक है, ये किस लिए है, ये हमारे लंग्स और हार्ट को बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे फेफड़ों और हमारे हृदय को बचाने के लिए है। हमारे शरीर में कितने रिब्स होते हैं, 12 रिब्स हैं। 12 रिब्स मतलब उन 12 रिब्स का मतलब जोड़ी है, मतलब कुल कितने हुए, 24 पसलियाँ हमारे शरीर में होती हैं। उसके बाद क्या है, बैकबोन। बैकबोन या फिर मेरुदंड। ठीक है, बैकबोन या फिर मेरुदंड ये क्या करता है, हमारे बैक को सपोर्ट देता है। हमारी जो पीठ है, पीठ में जो बीच में हड्डी है सारी, वो क्या है, हमारा मेरुदंड है। ठीक है, तो उसमें छोटी छोटी हड्डियां हैं, उनको क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं या फिर वर्टिब्रे। कितने हैं वो, टोटल 33 हैं। नंबर याद रखें, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और पेल्विक बोन वो होता है जिसके सहारे हम बैठते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, श्रोणि अस्थि कहते हैं इसे, इसी के सहारे हम बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्टिलेज। ठीक है, अब हमारे शरीर में हड्डियां तो हैं मगर उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को एक आकार देती है, मगर वो बोन्स की तरह स्टिफ नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज या फिर उपास्थि। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, वो हार्ड नहीं होती हैं बोन जैसी। और उसके बाद है नेक्स्ट चीज़, ऑस्टियोपोरोसिस। अब हमने हड्डी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी क्यों होगी, जब हमारा शरीर कैपेबल नहीं रहता है बोन्स की सेल्स बनाने के लिए, तो कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है और इसीलिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियो जहाँ पर भी लिखा है उसका मतलब है हड्डी से संबंधित। ठीक है, बोन से रिलेटेड। उसके बाद है मसल्स। जो हमारे शरीर में पेशियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं मूव करने के लिए। किसको मूव करने के लिए, बोन को मूव करने के लिए। एक बोन मूव कब होगा, 2 मसल्स के इस्तेमाल से। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या होता है,
जब संकुचित होती हैं तो वो शॉर्ट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और थिक होती हैं और पुल करती हैं बोन को, और इसी से मूवमेंट होता है। वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स एंड अदर रिलैक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो ये क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, संकुचित हो रही है और हड्डी को अपनी तरफ खींच रही है, हड्डी को अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए वो हड्डी मूव हो रही है, और नीचे वाली जो है वो रिलैक्स कर रही है। ठीक है, तो दो मसल्स के इस्तेमाल से बोन्स मूव होती हैं, ये याद रखिए। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है सीटेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश। ठीक है, मसल्स जो भी हैं, हमारी जो पेशियां हैं, वो सिर्फ पुल कर सकती हैं, अपनी तरफ हड्डी को खींच सकती हैं, उसको ढकेल नहीं सकती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। गेट ऑफ एनिमल, ये बुक लिखी थी किसने, अरस्तु ने लिखी थी। एरिस्टोटल आप सब ने सुना होगा नाम, ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, गेट ऑफ एनिमल्स, इन्होंने ये बुक लिखी है। गेट का मतलब होता है चाल, एनिमल्स की चाल के बारे में बुक है ये। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है कॉकरोचेस, जो तिलचट्टे होते हैं, उनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। ठीक है, उनके 3 जोड़ी होती हैं पैर की, और आउटर स्केलेटन होता है उनके ऊपर, एक कवच होता है, उसका स्केलेटन होता है, और 2 पेयर्स ऑफ विंग होती हैं, 2 उसकी विंग्स होती हैं जो उसकी उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अर्थवॉर्म। केचुआ जो होता है वो कैसे मूव होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से, वो अपने शरीर को सिकोड़ता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, वो किसकी मदद से करता है ऐसा, अपने शूक के मदद से। उसके शरीर में नीचे टाइनी ब्रिसल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी की मदद से वो आगे मूव होता है। अब पक्षी जो हैं, बर्ड्स जो हैं, वो कैसे फ्लाई करते हैं, किस मतलब उसके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कारण है कि पक्षी उड़ पाते हैं। तो आंसर क्या है उसका, कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब उनके बोन्स में वायु प्रकोष्ठ होता है, वो खोखली टाइप होती हैं, और उनके जो मसल्स हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, उनकी जो पेशियां हैं मजबूत होती हैं, इसी वजह से बर्ड्स क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। और उनके जो 4 लिम्स हैं, 4 लिम्स मतलब अग्रपाद या फिर आगे के जो पैर हैं, वो उनके विंग्स में बदले हुए होते हैं और उन्हीं की मदद से वो उड़ते हैं। ठीक है, और जो हिंड लिम्स हैं, मतलब जो पश्च पैर हैं, मतलब पीछे के जो पैर हैं, वो किस काम में आते हैं, वो चलने के काम में आते हैं और पर्चिंग में काम आते हैं। पर्च मतलब होता है बैठना, जब पक्षी बैठते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं पर्चिंग। ठीक है, अब उसके बाद है फिशेस। फिशेस की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है, धारा रेखीय होती है फिशेस की बॉडी। ठीक है, धारा रेखीय का मतलब क्या होता है कि उसका जो सिर है और उसकी जो पूँछ है वो उसके बीच वाले भाग से छोटी होगी, इसी को कहते हैं धारा रेखीय होना। मतलब बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, मतलब किनारे किनारे पर टेपर हो गई है, मतलब सिकुड़ गई है। एंड मूव्स बाय मेकिंग लूप्स, और वो कैसे आगे बढ़ते हैं, लूप बनाकर, एस के आकार में वो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिशेस मूव होती हैं। एंड स्नेक्स हैव लॉन्ग बैक बोन, स्नेक्स के अंदर भी बोन होता है, जैसे हमारी वर्टिब्रे होती हैं वैसे ही स्नेक्स के बॉडी में बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये भी कैसे मूव होते हैं, लूप्स बनाकर मूव होते हैं। और 21 जून क्या है, इंटरनेशनल योगा डे है, सभी को पता है। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक, सजेशन, डाउट सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।